गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को एक नया धार दे रहे होंगे और अच्छे से तैयारियों में लगे होंगे। प्रीवियस वीडियो को एनालिसिस किए होंगे, आपको शायद उससे बेनिफिट भी हो रहा होगा। और उसी क्रम में आज मैं आप लोगों के समक्ष बीएड 2025 जो प्रीवियस ईयर है, जो पिछले साल ही हुआ है ना रिसेंटली, तो उसी के ऊपर बात करने वाला हूं। और आप लोग इन क्वेश्चन को देखिएगा ना, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपको रियल में लगेगा कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो जो चीज़ मैं प्रीवियस अभी 3-4 क्लास में करा दिया हूँ ना, उसी से पूरे क्वेश्चन आपके बनने के पूरे चांस हैं। आप उसको देखते जाइए और डील करते जाइए। तो बिना समय गंवाए सीधे क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है ना, क्वेश्चन नंबर 51 फिर से बोल रहा हूँ, ये बीएड का 2025 का क्वेश्चन है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनको मैच कर दीजिए। सीधा सीधा क्या कर देना है, मैच कर देना है। हमारा तरीका वही रहेगा, पहले हम क्या करेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे और उसको हम लोग अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। सीधा प्रदाता, सीधा प्रदाता में शायद आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो, अभी कुछ समझ में ना हो, जो बिल्कुल नए होंगे तो उसको छोड़ दीजिए। दूसरा देखिए मूल्यांकन करता, ये मिल गया मूल्यांकन करता। और इसी में देखिए उससे मिलता जुलता शब्द है क्या, जी हाँ, यहाँ पे देखिए कौन सा है, उनके सामने में ही दिया है मूल्यांकन उपकरण डिजाइन करना और उनका उपयोग करना। तो हम अभी यहीं रुक जाएंगे और ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे। तो देखिए दूसरा का बी में होना चाहिए भाई, दूसरा का बी में होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में मिलाइए तो देखिए मैं नीचे शुरू कर रहा हूँ। ये दूसरा का बी है क्या, नहीं है, ये 4 है तो गलत हो गया। ये बी का देखिए पहला है, ये भी गलत हो गया। ये देखिए बी का तीसरा है, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन में बी का पहला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। मैं बिना कुछ भी किए, इसमें कोई भी मेहनत लगाए, आपको देखिए आंसर मिला कि नहीं मिला। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना। आप स्मार्ट वर्क करिए और आगे बढ़िए। कहीं आपको किसी चीज़ का तनाव नहीं लेना है। मैं बोला ना कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप विश्वास कर सकते हैं सीडीपी में, बिल्कुल 100% विश्वास कर सकते हैं भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन, ये हो जाएगा। मिला के देखें क्या, ए का 3, ए का किस में चला जाएगा, 3 क्या बोल रहा है, शिक्षार्थियों को ज्ञान निर्माण। हम पढ़े हैं कि अभी हम एक टीचर की भूमिका कैसे होना चाहिए, एक टीचर का भूमिका कैसे होना चाहिए, है ना। तो प्रीवियस क्लास में ही पढ़े, फैसिलिटी देने वाला, फैसिलिटी, हाँ, फैसिलिटेटर क्या बोलते हैं उसको, सुविधा प्रदाता के रूप में होना चाहिए। तो टीचर के लिए कहा गया है। देखिए इसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दे दिया है। बाकी और मिलाएंगे तो परामर्शदाता और नेता। नेता मतलब ये देखिए हिंदी में लिखा है तो आप नेता समझ लिए होंगे, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, लीडर। क्या मतलब होता है, लीडर। तो लीडर क्या करता है, आपको प्रेरित करेगा, किस चीज़ के लिए फोर्स करेगा। तो नेता किसे मिल जाएगा, डी का 1, प्रेरणा और दिशा प्रदान करना। अब क्लियर हो गया इसका आंसर, आगे बढ़ जाएं। चलिए पहला इसका आंसर भाई। 52 में देखिए, 52 में देखिए सब इजी क्वेश्चन है। ये सब बड़े क्वेश्चन ना बहुत ही इजी ट्रीट होते हैं भाई और नंबर गेनिंग होते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। व्याख्यान विधि, तो जहाँ व्याख्यान की बात करेगा, व्याख्यान विधि मिलाइए। व्याख्यान कहीं दिख रहा है क्या, शिक्षक केंद्रित, वितरण केंद्रित, चलिए नहीं समझ में आ रहा है। प्रदर्शन विधि को देखिए, प्रदर्शन विधि में कहीं प्रदर्शन का बात कर रहा है क्या, हाँ आगे बढ़ जाए, इसमें नहीं समझ में आ रहा है। परियोजना विधि को देखिए, परियोजना विधि में क्या होगा, योजना, कुछ काम करेंगे हम, प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट में क्या करते हो आप लोग, उसको भी नहीं समझ में आ रहा तो ह्यूरिस्टिक विधि में चले जाइए। ह्यूरिस्टिक विधि में पढ़ा चुका हूँ इसलिए इसके ऊपर सीधा जा रहा हूँ। और परियोजना विधि भी मैं बता दिया हूँ, ये कील पेट्रिक साहब दिए हैं, कील पेट्रिक, ये मैं करवा भी दिया हूँ और फिर से बता दे रहा हूँ। इसलिए मैं इनको आपको बोल रहा हूँ कि पुराने सालों के प्रश्नों को देखते जाइए, आपका खुद ही आपका आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा, पकड़ आते जाएगा। तो परियोजना विधि कील पेट्रिक साहब ने दिया था। ह्यूरिस्टिक विधि को क्या बोलते हैं, खोज विधि। इसका एक नाम और क्या होता है, खोज विधि। क्या होता है, खोज विधि, ये भी पढ़ा चुका हूँ। तो खोज विधि देखिए यहीं पे लिखा है, खोज के माध्यम से सीखना, और कहीं पे है क्या, नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। मिलाइए, जो चौथे नंबर का डी में आएगा उसी को हम आंसर मानते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो चौथा का डी, देखिए इसमें 3 दिया है तो कट हो जाएगा, इसमें भी 3 दिया है, कट। इसका राइट आंसर या तो डी होगा, या तो ये वाला ए होगा, या तो बी होगा। देखिए एक चीज़ मैं अभी तक नहीं बताया हूँ, बहुत ध्यान से देखिए भाई सभी लोग, प्लीज़ इधर फोकस करके देखिए बहुत ध्यान से। देखिए इसमें हम लोग तो मिला लिए,
इसमें तो हम लोग मिला लिए कि क्या होगा, डी का चौथा होगा। लेकिन एक बात देखिए, अगर आंसर ए भी होगा ना और आंसर बी भी होगा ना, तो ये ए वाला भी देखिए कॉमन है, ए का 2 और ए का 2। इससे क्या पता चल गया कि अगर इसको भी मैं आंसर लूँगा तब भी ए का 2 होगा, और इसको भी आंसर लूँगा तो ए का 2 होगा। तो ये तो पक्का हो गया कि ये ए का 2 में चला जाएगा भाई। तो अपन पास 2 ऑप्शन क्लियर हो गया, एक हम खुद से किए और एक हम ऑप्शन की मदद से कर लिए। तो ए का कहाँ चला जाएगा, व्याख्यान विधि शिक्षण के केंद्रित वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है। व्याख्यान विधि को ही बोलते हैं शिक्षक केंद्रित विधि, क्योंकि इसमें क्या होता है, टीचर एक पढ़ाते जाते हैं, लेक्चर देते जाते हैं, बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते जाते हैं, वो कुछ करते नहीं। फिर पूछेंगे समझ में आ गया, आप बोल लोगे हाँ भाई समझ में आ गया, तो आगे चाहे समझ में आया हो या ना आया हो उसका कुछ पता नहीं चल पाता है। तो क्लियर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब बी को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, बी को मिलाते हैं भाई, बी का 1 और बी का 3। तो बी का प्रदर्शन विधि, तो बी का 1 करके सीखना, और 3 क्या बोल रहा है, छात्र के वास्तविक जीवन की समस्याओं का पता लगाते हैं। इससे भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आगे बढ़िए। सी का 3 परियोजना विधि। परियोजना विधि में क्या करते हैं हम लोग, देखिए परियोजना विधि का सी का 3 ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट हमको कोई दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, उससे उसका आंसर निकालने की कोशिश। जैसे कि मान लीजिए बोले तनु अम्ल और तनु क्षार का क्या करो, आप एक परियोजना दे दिए, तो आप क्या करोगे, उसको कहीं ना कहीं से उसको प्रयोग करके उसका आंसर निकालोगे और उसको पुष्टि करोगे, उससे क्या हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा। तो ये सही आंसर क्या होगा इसका, परियोजना विधि क्या होता है, छात्र के वास्तविक जीवन और समस्याओं का पता लगाता है। तो क्लियर हो गया, तो सी का 3 वाला आंसर हो जाएगा भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 2 क्वेश्चन कर लिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर से बता दे रहा हूँ, ये 2 तो हम लोग खुद से किए थे, लेकिन ये क्लियर हो गया कि ए का 2 ही होगा, ए का 2 ही होगा। तो हम किसको मिला लिए, ए का 2 में, ए का 2 में मिला लिए और डी का 4 में मिला लिए। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है ना। अब परियोजना विधि किसको बोलते हैं, तो ये वास्तविक समस्याओं से रिलेटेड रहता है, ठीक है। और प्रदर्शन विधि में क्या होता है, करके सीखना। कोई आपको क्या बोलेंगे, इसे जैसे कि मैं भी आपको किसी चीज़ के बारे में मान लीजिए करके बता दिया कि इस तरीके से इसको करना है, तो आप क्या करोगे, सेम टू सेम उसको करने की कोशिश करोगे। डेमोन्स्ट्रेशन विधि बोलते हैं। क्योंकि ये जो PDF मिला है ना, इसमें इंग्लिश नहीं दिया है जी, तो मेरे को भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए देखिए 7 मिनट हो गए, हम लोग 2 क्वेश्चन किए, थोड़ा सा मेरे को ना समय लगता ही है। और बहुत अच्छी बात है, एक एक चीज़ को समझाते चल रहा हूँ, आप बस ए या टी इनको करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला आपको, ठीक है। कक्षा में शिक्षक की प्रभावशीलता को मापने के लिए क्या आवश्यक है, ये क्या हम लोग अभी प्रीवियस क्लास का जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसमें क्या नहीं करवाया हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, है ना। तो आप उस चीज़ को मानिए, क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर नहीं जाएगा, आप विश्वास करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षक का प्रभावशीलता क्या होगा, मैं एक बोल के बताया था उदाहरण में कि कोई अधिकारी आ जाता है तो बच्चे से पूछेगा, अगर बच्चे बता दिए कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा 20 का पहाड़ा बताओ, 20 का पहाड़ा वाला ही एग्जाम्पल दे के कराया हूँ, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो अगर वो बच्चे अच्छा जवाब दे देंगे ना, तो क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ किसी को किसी पूछने का और किसी को कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे ही सब कुछ। तो क्या होगा इसका सही आंसर, छात्रों की प्रतिक्रिया। तो क्या हम वहीं पे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, क्योंकि इधर देखिए इधर क्या ऑप्शन दिया है, उपरोक्त सभी, तो हमको सबको पढ़ना पड़ेगा। तो शिक्षण के दौरान आत्ममूल्यांकन, तो ये भी सही। शिक्षण पद्धतियों में सुधार करना, ये भी सही। एक गुरुजी का है ना दायित्व तो बनता है कि अपने टीचिंग स्टाइल में चेंज होते रहे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए 54, अभी तक ये क्वेश्चन मैं नहीं कराया था, आज करा देता हूँ। जो भी CDP का तैयारी कर रहे होंगे, टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, उनको सबको ये वाला क्वेश्चन का आंसर आता होगा, ठीक है। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। डिस्कैलकुलिया ये किससे प्रॉब्लम रिलेटेड होता है, तो गणित से संबंधित, जोड़ घटाना गुणा भाग, है ना, गणित से। तो अब क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि इसको कैसे याद कर लोगे, इसका ट्रिक कैसे याद कर लोगे। कैलकुलेशन किस में करते हैं हम, जोड़ घटाना कैलकुलेशन गणित में करते हैं, तो गणित से संबंधी हो जाएगा, तो डिस्कैलकुलिया में आएगा। क्लियर हो गया। डिस्ग्राफिया, ग्राफ करना ही मतलब क्या होता है, लिखना। ग्राफ मतलब क्या होता है, लिखना। क्या होता है जी, लिखना, किस चीज़ को बनाना, है ना। जैसे मैं किसी का चित्र बना रहा हूँ, किसी का पेंटिंग्स बना रहा हूँ, वो ग्राफिक में आता है, ग्राफिक, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया मतलब क्या होगा, लिखना। लिखने में अगर किसी तरीके से दिक्कत आ रहा है बच्चे को, लिखने में किसमें आ रहा है, लिखने में अगर किस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। क्लियर हो गया। डिस्कैलकुलिया पढ़ने में प्रॉब्लम तो डिस्कैलकुलिया, लिखने में प्रॉब्लम तो डिस्ग्राफिया। इसके बिना जी, ये चारों प्रॉब्लम के बिना तो पेपर सेट ही नहीं होता।
कभी भी ऐसे नहीं होगा कि ये सब क्वेश्चन ना आए। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में क्या होता है? पढ़ने में दिक्कत होता है भाई। डिसलेक्सिया में क्या होता है? पढ़ने में दिक्कत ना, पढ़ने में दिक्कत डिसलेक्सिया, लिखने में दिक्कत डिसग्राफिया, गणित वाले में दिक्कत तो डिसकैलकुलिया। अब ये नया शब्द कहाँ से आ गया? तो ये नया शब्द कहाँ से आ गया? तो डिस्फेसिया में क्या होता है? फेस करना। बच्चा नहीं क्या नहीं कर पाता? फेस नहीं कर पाता। इसमें क्या करेगा? उसको पढ़ने में तकलीफ हो सकता है थोड़ा बहुत, और शब्दों में मतलब समझने में दिक्कत होगा। उसको क्या होगा? समझने में, वो शब्दों को थोड़ा समझ नहीं पाएगा। जैसे कि अगर मैं कहीं यहाँ बॉल लिख दिया ना, अरे यार, जैसे मैं बैग लिख दिया, BAG, बैग लिख दिया, तो बच्चा इसको ना बी को कभी डी समझने गलती कर सकता है, तो क्या लिख देगा? DAG। समझ में आ रहा है? कभी 6 लिख दिया तो उसको 9 में कन्फ्यूजन हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है? शब्दों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। मैं P लिख दिया तो हो सकता है उसको Q लिख दे। इस तरीके छोटा मोटा दिक्कत आता है, उसको क्या करते हैं? डिस्फेसिया। आपको याद क्या रखना है? तो याद क्या रखना है कि अगर डिसकैलकुलिया मतलब लिखने गणितीय वाले में प्रॉब्लम, डिसग्राफिया लिखने में, डिसलेक्सिया पढ़ने में, डिस्फेसिया इन सब से अलग होगा, वो क्या हो जाएगा? डिस्फेसिया। तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इस प्रश्न। संजय पढ़ाई में अच्छा है, देखिए यहीं पे लिख दिया है संजय पढ़ाई में अच्छा है। तो जब पढ़ाई में अच्छा है तो क्या डिसलेक्सिया होगा? ये नहीं होगा आंसर। परंतु अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, एक ही क्वेश्चन में ये पूरा चारों ऑप्शन एकदम क्लियर कर दूंगा। परंतु अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और समझने में कमजोर है। मैं अभी बताया ना, समझने का बात आ गया तो कहाँ चला जाएगा? डिस्फेसिया में। लेकिन फिर भी हम लोग रुके रहेंगे ऑप्शन में, पहले एलिमिनेट करेंगे दूसरे ऑप्शन को। उसकी गणितीय समझ भी अच्छी है तो पढ़ने में भी अच्छा है, और गणितीय समझ भी अच्छा है, तो ये भी नहीं हो सकता उत्तर, क्योंकि गणित तो उसको आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा क्या? 2 ठो। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कहीं पर भी लिखने की बात किया है क्या कि उसको लिखने में दिक्कत हो रहा है करके? कहीं पर भी लिखने वाला बात वो नहीं किया है, मतलब डिसग्राफिया भी इसका आंसर नहीं होगा। तो उसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डिस्फेसिया। तो अब इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे? तो ये सीखे कि तीनों को हम रट लेंगे, और चौथा नंबर को भी हम लोग इस प्रश्न के माध्यम से क्या कर लेंगे? रट लेंगे। क्या रट लेंगे? कि डिस्फेसिया मतलब क्या होगा? अक्षरों या शब्दों को पढ़ने और समझने में कमजोर छात्र को क्या होता है? डिस्फेसिया। ये क्या है सर? इसको बोलते हैं विकार। ये देखो नीचे में लिखा हुआ है विकार। इसको क्या बोलते हैं? देखिए विकार। क्या बोलते हैं इसको? विकार, है ना। तो कितने प्रकार के विकार? तो बहुत प्रकार के विकार होते हैं, मतलब उसमें कोई तरीका से दोष बोला जाए। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। बाह्य प्रेरणा, अरे थक गया मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते आपको। इन 2 प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, एक आंतरिक होता है इंट्रिंसिक बोलते हैं, और एक होता है बाह्य जिसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। बहुत बार हो गया जी बताते, कितने बार बताऊं? और 1000 बार बताऊंगा। इंट्रिंसिक में उसका सेल्फ का क्या होगा? किसी चीज़ के प्रति रुचि होगा, खुद से करने की क्षमता होगा, मोटिवेशन होगा, खुद से संतुष्टिकरण होगा, जानने की इच्छा होगा। और बाह्य में क्या होगा? इनाम, अवार्ड, नौकरी, पैसा, फेम, नेम, इस तरीके का चीज। तो देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बाह्य प्रेरणा, तो अब क्लियर हो रहा है, जिज्ञासा बस पढ़ाई करना नहीं भाई, ये तो आंतरिक है। शिक्षक के द्वारा इनाम दिया जाना, बिल्कुल ये क्या है? बाह्य प्रेरणा का है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। नई चीजों को सीखने में रुचि लेना, ये तो आंतरिक है। स्वप्रेरणा, खुद से मोटिवेट हो जाना और अध्ययन करना, ये भी क्या है? आंतरिक है। तो समझ में आया। तो बाह्य प्रेरणा में इनाम उनाम। तो इस क्वेश्चन से भी आप लोग क्या सीखे? तो इस क्वेश्चन से ये सीखे कि A और C और D ये ऑप्शन आंतरिक प्रेरणा में आएगा। इसको लिख लीजिए पॉइंट करके। चलिए, अरे निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित मानी जाती है? तो जिसमें बच्चा एक्टिव रहेगा वो बाल केंद्रित कहलाएगा। तो बाल केंद्रित किस में कहलाएगा? तो व्याख्यान विधि में कहलाएगा क्या? नहीं। व्याख्यान विधि का मतलब ही पहली बात निगेटिव वर्ड में आता है। क्यों? क्योंकि बच्चे लोगों को क्या व्याख्यान देंगे? जो लेक्चर देंगे वो क्या सीखेंगे? तो ये मामला हो जाएगा गड़बड़। प्रश्नोत्तर विधि, अगर प्रश्नोत्तर करने से क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि नहीं होता है ना। बाल केंद्रित इसको हम लोग इसलिए नहीं मानते हैं प्रश्नोत्तर को। मैं प्रश्न पूछा, आप उत्तर दिए, और आप उत्तर नहीं दिए तो कई बच्चे नहीं भी देते हैं, तो वो मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब सेंटर्ड नहीं लग रहा है। हाँ, शिक्षण अधिगम विधि क्या होना चाहिए?
शिक्षण अधिगम विधि। इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए? और पाठ्य पुस्तक का विधि नहीं, पाठ्य पुस्तक विधि नहीं, पाठ्य पुस्तक को हम लोग निगेटिव में लेते हैं। 2020 की शिक्षा नीति बोलती है पाठ्यक्रम नहीं, बच्चे को जो कुछ आता है उसी में आगे बढ़ाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षण अधिगम विधि। मेरे हिसाब से इसका ये आंसर है। थोड़ा बहुत CDP में ऊपर नीचे हो जाता है भाई, कभी कभी व्यापम कुछ लेता है, कभी कुछ, आपको बस उसके थीम को समझना है। चलिए 57, अब ये क्या रिपीटेड नहीं है, इसको पिछले क्लास में कितने बार बता दिया कि समावेशी कक्षा कहते किसको हैं? तो समावेशी कक्षा वे कक्षा होता है जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। हो सकता है कोई दिव्यांग हो, किसी का मेंटली थोड़ा सा कमज़ोर हो, किसी का हाथ में प्रॉब्लम है, किसी को पैर में प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी चलने में किसी को कुछ थोड़ा सा दिक्कत है, उन सभी बच्चों को एक साथ हमको क्या करना है? शिक्षा देना है जी। उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। अरे आप खुद बताइए, जहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार की योग्यता वाले बच्चे रहेंगे, विभिन्न विभिन्न प्रकार की योग्यता वाले बच्चे रहेंगे, उसको एक तरीके से आप पढ़ा सकते हो क्या? बोलो। मैं कितने बार बताया हूँ कि विभेदित निर्देश देना है, सिलेबस को फ्लेक्सिबल रखना है और बच्चों के आवश्यकता अनुसार उनको ट्रीट करना है। सभी को एक समान ट्रीट नहीं करना है, एक ही डंडे से सभी को नहीं हाँकना है। समावेशी में बाकी जगह में सही हो जाएगा कि सभी को समान शिक्षा देना है और सबके लिए समान व्यवहार करना है, सही है, लेकिन समावेशी शिक्षा में सबके लिए समान व्यवहार गलत है। चलिए क्वेश्चन को, आंसर को देखते हैं। सभी छात्रों के लिए एक ही नहीं भाई, सभी छात्रों के लिए एक ही नहीं, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? ये नॉर्मल कंडीशन में सही है लेकिन समावेशी शिक्षा में गलत है। एक ही प्रकार का नहीं, सबके लिए अलग अलग, सबके लिए नहीं लेकिन मैक्सिमम जिस हिसाब से उनकी आवश्यकता है उसी हिसाब से तय हो जाएगा। गलत। छात्रों की सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। विशिष्ट छात्रों को अलग अलग बैठाकर पढ़ाना नहीं, मैं बताया था उस दिन कि अच्छे अच्छे बच्चों को अलग अलग, हमको क्या नहीं करना है? ग्रुपिंग नहीं करना है। हमको क्या बनाना है? सेम टाइप नहीं, समरूप ग्रुपिंग नहीं करना है, विषम रूप करना है। अलग अलग टाइप के बच्चों को एक साथ बैठाना है, ये गलत। तो छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भिन्न भिन्न मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना। हाँ भाई, भिन्न भिन्न करेंगे, जो ज़्यादा होशियार है उसको उस लेवल क्वेश्चन पूछेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे, थोड़ा उससे अगर थोड़ा कमज़ोर है तो उसको अलग से। तो क्लियर हो गया। अब मैं समावेशी शिक्षा को मानता हूँ कि कंप्लीट हो गया होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा कि जो आप लोग पढ़ लिए इतना में ही आपका 15-20 नंबर आ जाएगा। बस इन्हीं चीज़ों को एकदम पकड़ के रखिए। बस कॉन्सेप्ट को कितना भी क्वेश्चन बोले कि मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा, आपको नहीं होना है कंफ्यूज। अपने माइंड में जो बना रखे हो, समावेशी शिक्षा, विभेदित निर्देश, सबको समान शिक्षा लेकिन सबको समान निर्देश नहीं देंगे, सबके साथ एक प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे सर? आवश्यकता के अनुसार हम लोग व्यवहार करेंगे। क्लियर हो गया? बस समावेशी खत्म। इसका ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, कहीं पे दिया होगा वही आंसर इसका सही हो जाएगा। बी और डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। NCF 2005, तो अभी NCF 2022-23 भी चल रहा है, इसको मैं बताऊंगा, दिन बोला तो कराऊंगा, लेकिन हम पहले NCF 2005 की बात कर रहे हैं। तो NCF 2005 आए, NCF 2020 22 या 23 आए, सबका उद्देश्य बच्चे अच्छे से पढ़ें। तो कला क्या बोल रहा है? महत्व देता है। हाँ भाई, कला शिक्षा को देगा, स्वास्थ्य शिक्षा को देगा, काम और शिक्षा को देगा, शांति के लिए शिक्षा सबको देगा। भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलें आगे बढ़ें। रचनावादी आ गया। देखिए रचनावादी को पीछा ही नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे और हम लेओ वाइगोत्स्की को अलग नहीं कर सकते। तो पहली बात, रचनावादी कौन कौन है? तो लेओ वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। और नहीं है क्या सर? और भी हैं, लेकिन हम लोग सिलेबस में जो पढ़ते हैं वो यही दो हैं। रचना करना, किसी चीज़ को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं इसको, रचना करना। रचना करना, आप किसी काम को कर रहे हो या रचना कर रहे हो, मान लीजिए आपको खाना बनाने के लिए बोल दिया, वो भी रचना है भाई। रचना, खाना बनाने एक रचना है ना, एक काम कर लिए ना, कैसे करोगे भाई? जब आपके पास कोई नॉलेज होगा पहले से, खाना ऐसे ऐसे बनता है, थोड़ा बहुत सुने रहोगे तभी तो रचना करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमारा प्रीवियस नॉलेज, उसी नॉलेज के आधार में हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। अगर हमको मोटरसाइकिल चलाना आता है, बाइक, तो अगर कार के लिए बोला जाए तो कम से कम उसको क्लच, गियर, ब्रेक इसके बारे में पता है ना, तो वो इस हिसाब से अपने माइंड को सेट करेगा। कोई सिखाएंगे तो उसी में कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो रचनावादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात होता है? प्रीवियस ईयर को बोल रहा हूँ, पुराना ज्ञान, पिछला ज्ञान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूलन होगा क्या? हो सकता है, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पूछा है तो ये नहीं होगा। सूझ समझ हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट होगा। रट कर याद करना तो बिल्कुल ही गलत बात है, इसको हमेशा निगेटिव में लेना।
आगे बढ़ जाएं। 60 नंबर क्या क्वेश्चन फिर देखिए रचना, कितना बार आएगा, कितने बार आपको बार बार बोल रहा हूँ, इनको लगाते जाइए, आपको रटा जाएगा जी, ऑप्शन याद होने लगेगा, आप खोजने लगोगे कि ऑप्शन में यही होगा क्या, हाँ यही होगा। चलिए सॉरी थोड़ा सा है। रचनावादी मूल्यांकन सीखने की गति में तेजी लाएगा, हाँ भाई, खुद से बच्चा करके सीखता है, एक्टिव रहता है बच्चा, तो ये कथन सही है। योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत, हाँ 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, यहाँ समझा दे रहा हूँ, जब आ गया बात तो अभी तक हम लोग सब पढ़ लिए, यहाँ पे आज आ गया तो मैं पढ़ा देता हूँ आपको। मूल्यांकन किसको बोलते हैं, मूल्यांकन 2, अभी हम लोग फिलहाल 2, एक होता है असेसमेंट बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट या इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। तो हम 2 तरीक़ा से, एक क्या होता है, ये देखिए रचनात्मक मूल्यांकन, तो रचनात्मक ही होगा, एक क्या होगा रचनात्मक, और दूसरा क्या होता है योगात्मक। तो अभी तक जो पुराने हमारे जो चलते आ रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, योगात्मक। योगात्मक में क्या होगा, हम मेनली फोकस किस पे करेंगे, बच्चे को आप वो पढ़ाते रहिए, लास्ट ईयर में या तो तिमाही में या 6 माही में केवल 3 बार 2 बार लास्ट में, मतलब सत्र के लास्ट में क्या कर लेंगे, एक एग्ज़ाम ले लेंगे, उस एग्ज़ाम में उसका कितना नंबर आया, कितना मार्क पाया, बस वो मार्क या उसका परसेंट से ही हम क्या कर देंगे, जिसका ज़्यादा परसेंट वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट। तो ये होता है योगात्मक। और रचनात्मक में क्या होता है, उसके हम तीनों पक्ष को देखते हैं, सभी पक्षों को देखते हैं, सर्वांगीण विकास करते हैं उसके। हम किसको किसको देखेंगे, उसका मानसिक विकास हुआ है कि नहीं, भावनात्मक विकास हुआ है कि नहीं, सभी प्रकार के विकास को देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रचनात्मकता। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन सही है, और योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक विकास में अत्यधिक विश्वसनीय है। सही बात है भाई, विश्वसनीय है, सही बात है। आगे बढ़ें क्या इसका, अब देखते हैं कि कथन कारण दोनों की पुष्टि कर रहे हैं, तो थोड़ा देखिए। रचनात्मक मूल्यांकन से सीखने की गति में तेजी आती है, क्योंकि लगाते हैं ना बीच में, पता है ना क्या लगाते हैं, क्योंकि सीखने में गति में तेजी आती है, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक विकास अत्यधिक विश्वसनीय है। थोड़ा सा पढ़िए, तो क्या अत्यधिक विश्वसनीय है तो उससे सीखने की गति में तेजी आ जाएगा। थोड़ा देखिए, आपको लग रहा होगा थोड़ा कंट्राडिक्टरी लग रहा होगा, लेकिन इसी तरीके से इसका आंसर निकालना रहता है। और दूसरे तरीके से इसलिए लगाइए, योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक विकास अत्यधिक विश्वसनीय है, इसलिए रचनात्मक मूल्यांकन से सीखने की गति में तेजी आती है। ये क्वेश्चन का आंसर कुछ भी ले सकता है भाई, व्यापम ए को भी ले सकता है, बी को। अगर मेरा पर्सनल बोलेंगे तो मैं इन दोनों को अलग अलग सही लूँगा, लेकिन कथन उसका व्याख्या नहीं कर रहा है, और कर भी रहा है थोड़ा सा इसलिए कि विश्वसनीय है तो क्या तेजी आ जाएगा, नहीं भाई, किसी चीज़ में विश्वसनीय है तो तेजी नहीं आएगा, लेकिन और डीप में जाएंगे तो विश्वसनीय है तो भाई तेजी भी आएगा। विश्वसनीय है मतलब वो अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो तेजी तो आएगा। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, पर इंडिविजुअली दोनों सही हैं, और कथन कारण की व्याख्या कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि व्यापम उसका आंसर क्या लिया हो। यहाँ पे क्या सीखे, रचनावादी किसको बोलते हैं, योगात्मक किसको बोलते हैं, और रचनात्मक मूल्यांकन किसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक, अरे गुणात्मक में मैं बता दिया, गुणात्मक का मतलब होता है सभी तरीके का सर्वांगीण विकास। तो क्या बहुविकल्पी टिक लगा दो कि सर्वांगीण विकास होगा, नहीं होगा। लिखित परीक्षा लोगे तो क्या होगा, लिखित परीक्षा लोगे तो हो सकता है। परियोजना और कार्य प्रस्तुति, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन। संख्यात्मक ग्रेड देना बिल्कुल गलत बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम प्रोजेक्ट वर्क कराएंगे, बच्चा एक्टिव रहेगा उसमें, उसका गुण का विकास होगा। लिखित परीक्षा में क्या होगा, वो लिखना बस याद करके आके लिख देगा वो, बस, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा उससे। निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग, तो ई लर्निंग का मतलब होता है जो ऑनलाइन के माध्यम से होगा, डिजिटल उपकरणों के माध्यम से होगा, उसको ई लर्निंग बोलते हैं। तो कोर्सेरा आप लोग नहीं सुने होंगे, उडेमी भी नहीं सुने होंगे, नेटफ्लिक्स लेकिन सुने होंगे, खान एकेडमी सुने होंगे, खान सर के क्लासेस में। तो ये तो है, नेटफ्लिक्स नहीं है भाई, नेटफ्लिक्स आप लोग मोबाइल पिक्चर देखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये पढ़ने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 सही है, ये सी वाला क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 क्या बोल रहा है, लचीलापन क्यों आवश्यक है, भाई लचीलापन रहेगा तभी तो बच्चे अच्छे सीख पाएंगे, डरेंगे नहीं, अपने रुचि के अनुसार कुछ बात बोल पाएंगे। अगर आप हार्ड कर दोगे तो बच्चा आपसे कुछ पूछ नहीं पाएगा, डर जाएगा, डांट देंगे करके। तो लचीलापन का फायदा होता है कि बच्चे क्या होते हैं, रुचि लेते हैं और थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और अपने बात को खुला ओपन होकर रखते हैं। चलिए, ताकि प्रत्येक छात्र सीखने की गति के अनुसार पढ़ाया जा सके, लचीलापन आवश्यक है, तभी तो भाई वो कुछ बोलेंगे, हम उसको जानेंगे, तब उनके अनुसार ही हम पढ़ा सकते हैं, लग रहा है ये। ताकि शिक्षक अपनी पुरानी रणनीतियों को बिना बदले, अरे बिना बदले नहीं भाई, फ्लेक्सिबल का मतलब ही क्या हुआ कि बदलो, तो गलत। ताकि छात्रों के ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण पद्धति बदली, हाँ ये छात्रों का
अनुसार पूरा चीज़ जिसमें भी छात्र के अनुसार आ गया ना जी, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ताकि हर छात्र को एक जैसा क्यों भाई। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, और ए और सी जहाँ पे दिया होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं, बच्चा केंद्र में रखना है कभी भी सीडीपी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है भाई, तो ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, करवा दिया हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या है, डिग्री देना, बिल्कुल गलत। शिक्षा का समान अवसर देना, वो तो सदियों से आ रहा है, 2020 का नहीं, वो तो सबको यही चाह रहे हैं कि सबको अवसर दो। ये ऑप्शन कोई गलत नहीं है ना, सब ठीक है, बेस्ट छांटना है। शिक्षा का रोजगार संबंध नहीं, ये आएगा इसका, क्योंकि संपूर्ण शिक्षा के अंतर्गत ही क्या हो जाएगा, रोजगार भी आ जाएगा, समान अवसर भी आ जाएगा, और सबको डिग्री भी मिल जाएगा। चलिए, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होगा, तो ज़्यादातर ये सभी वाले ऑप्शन जी, एक भी थोड़ा ट्रिक ही है, ये सभी वाले ऑप्शन जिसमें रहता है वो ज़्यादातर चांस होता है कि वो सही रहता है। पढ़ लेते हैं, लोकतंत्र मजबूत होगा। अंधविश्वास बढ़ेगा, नहीं कमी आएगा, तो बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी, सब सही है। इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 66 क्या बोल रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, ये आर्मस्ट्रांग के द्वारा लाया गया है, ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं, अपन इसी में पढ़ाया हूँ, अलग से नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही। ब्रेन स्टॉर्मिंग पद्धति के जनक कौन है, कौन इसका नियम दिया था, तो देखिए अभी क्या बताया, आर्मस्ट्रांग, क्या नाम है उनका, आर्मस्ट्रांग। इसमें क्या होता है, आपके दिमाग को थोड़ा हलचल करा देता है। दिमाग क्या होता है, हलचल, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, ये वो कुछ भी नया टाइप, आपका माइंड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अच्छा चीज़, अलग अलग चीज़ सोचेगा, बस वही है। प्रदान की बड़ी संख्या में विचारों का उत्पादन, हाँ ये सही है भाई इसका आंसर। प्रदान की गई प्रतिक्रिया को छोटे चरण नहीं, एक स्पष्ट, एक वाला गलत। थीम आधारित बातचीत नहीं, थोड़ा सा अच्छा सा बहुत सारा क्वेश्चन दागना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसी को ब्रेन, ताकि तूफान आ जाए दिमाग में। स्टॉर्म मतलब क्या होता है, तूफान आ जाना। तो नॉर्मल बातचीत करोगे तो थीम आधारित में कहाँ हलचल हो पाएगा, एक ही थीम के बारे में बात करोगे, लेकिन बहुत सारे विचारों के बारे में बात करने ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। आगे चलें, आपके अनुसार कक्षा में संप्रेषित कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल सामान्य और रोचक होना चाहिए। तो दो ऑप्शन तो है नहीं, एक ही ऑप्शन है, तो कठिन नहीं, सामान्य नहीं, व्यापक नहीं, क्या हो जाएगा, रोचक। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, रोचक। शिक्षकों के लिए मनोवैज्ञानिक दक्षता क्यों आवश्यक है, तो देखिए ज़्यादातर उपरोक्त सभी वाले में उपरोक्त सभी, तो पढ़ लेते हैं। छात्रों के साथ अच्छा संवाद स्थापित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। अपनी भावनाओं को समझने और, हाँ भाई, अपने भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने के लिए भी, तभी तो कहीं आप ज़्यादा, मान ली राजनीतिक मुद्दा पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आप भावुक हो गए, अब आप एक पक्ष को सपोर्ट करने लगे, तो नहीं, कंट्रोल में रहिए। कक्षा के सकारात्मक वातावरण बनाए रखें, तो सही हो जाएगा पूरा ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण करने की प्रमुख एजेंसी है, तो प्रमुख एजेंसी में सबसे पहले मैं बता देता हूँ, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होता है, हम आपस के आसपास, हमारे व्यवहार, आसपास के मोहल्ले, आसपास की चीज़ों से सीखना, आसपास के पर्यावरण से सीखना। तो सबसे हमारा पहला है परिवार। सबसे क्या होता है पहला, सबसे पहला क्या होता है जी, सबसे पहला क्या होता है, परिवार। सबसे पहला परिवार, बिल्कुल सही बात है। औपचारिक संस्थाएं मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब औपचारिक संस्थाएं हो सकती है, लेकिन पहला नहीं। तो पहला हो गया परिवार। हाँ, सामाजिक समूह, ये बिल्कुल सही है। सामाजिक समूह, ये भी बिल्कुल सही है। समुदाय, ये भी लगभग सही ही लग रहा है मेरे को, समुदाय भी सही लग रहा है। और औपचारिक शिक्षण संस्थाएं, तो प्रमुख अधिकरण में हम लोग किसको ले लेंगे, तो परिवार, जिसमें 4 वाला ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो 4 वाला ऑप्शन किस में है, एक ही ऑप्शन में 4 है जी, क्योंकि परिवार तो होना ही चाहिए, परिवार तो होना ही चाहिए। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। देखिए, एक तो भी आपको आ रहा होगा कि समाजीकरण की सबसे प्रमुख क्या है एजेंसी, तो कौन सा है, सबसे पहला क्या है, परिवार। तो जब परिवार पहला है, तो देखिए एक ही ऑप्शन में क्या दिख रहा है, परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 70 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कितना समय हो गया जी, समय है अभी, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, शिक्षण व्यवसाय में रुचि रखने वाले व्यक्ति को शिक्षण कौशल और विधियों में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। देखिए, बात बिल्कुल सही है, सॉरी इसी को ले लेता हूँ जी। शिक्षण केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक कला और विज्ञान दोनों है, जिसमें ज्ञान, धैर्य और उचित शिक्षण तकनीकों की आवश्यकता होती है। ये दोनों बात बिल्कुल सही हैं, और ये दोनों चीज़ का पुष्टि भी करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए।
शिक्षा शास्त्र में शिक्षण विधियों को अपनाने का सही क्रम क्या है। अब ये सब प्रश्न कहीं पे आपको कोई पढ़ाएगा क्या? नहीं पढ़ाएंगे। आपको खुद से कॉमन सेंस है, कभी भी हम पहला चीज़ शुरुआत कहाँ से करते हैं और आखिरी कहाँ से करते हैं, बस। तो आप शिक्षण अगर सीखने की प्रक्रिया में अगर भाग लिए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी चीज़ को जानते रहेंगे, उसको शुरुआत करेंगे, तो देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर लास्ट में क्या होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा तो हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में उसका परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा। देखते हैं, योजना बनाना सही लग रहा है, लेकिन योजना किसका बनाओगे, तो सबसे पहले किसका, तो देखिए किसका योजना बनाओगे। हाँ, योजना तो बनाएंगे भाई, तो बिल्कुल सही है। तो पाठ्यक्रम का क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, किस विधि से, हाँ तो विधि बनाएंगे। फिर विधि के बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कार्य में बदलेंगे, फिर प्रतिक्रिया लेंगे। ये तो एकदम सीरीज से ही जमा है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। तो कभी भी हम लोग प्रतिक्रिया लेते हैं बाद में, हम लोग आप मोबाइल में भी देखे होंगे, कुछ एप्लीकेशन यूज करो, लास्ट में लिखता है रिव्यू दीजिए, है ना, कमेंट करिए, तो क्या है, फीडबैक है। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों में क्या सिखाना चाहिए भाई, वो जो जीवन में उसका काम आए वही तो सिखाए गुरुजी, और क्या। तो ये सभी वाला ज़्यादातर सही होते हैं। ये लक्ष्य प्राप्ति के अथक प्रयास, ये सिखाना चाहिए। विपरीत, हाँ ये गड़बड़ होगी, अच्छा गड़बड़ कहाँ हो, सही तो है। लक्ष्य प्रति अथक प्रयास करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन ना खोए, ऐसा उसको बनाना चाहिए, और समय का सदुपयोग भी बताना चाहिए। इसका राइट आंसर सभी सही है। नीचे दिए गए कथन और कारण को देखिए। सीखना एक जीवन भर, देखिए कितने बार आएगा जी। एक होता है हमारा टॉपिक है, एक क्या होता है, लर्निंग। लर्निंग मतलब लर्निंग एवं लर्निंग, अधिगम, सीखना, अधिगम। क्या करते हैं हम, सीखते हैं। तो सीखने के लिए, सीखना आपको सबको पता है कि ज़िंदगी भर चलने वाला है। हाँ भाई, सीखना प्रक्रिया ज़िंदगी भर, बच्चा हो, आदमी हो, सियान हो, बूढ़ा हो, कुछ न कुछ आदमी जीवन भर सीखते रहता है। सीखने को उपयोगी बनाने के लिए उसे प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए, ये भी सही है। दोनों कथन और कारण बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए अलग से क्वेश्चन आ गया, ये कहाँ कोई पढ़ा है, लेकिन सबको पता है कि रामायण का वाल्मीकि जी, तो कहाँ है जी, वाल्मीकि लास्ट में है। तो चौथा का ए होगा, वो आंसर सही होगा। तो चौथा का ए कहीं दिख रहा है क्या, तो चौथा का ए इसमें नहीं है, और इसमें भी चौथा का ए नहीं, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चौथा का इसमें है और चौथा का ए इसमें है। और महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा है, तो जिसमें तीसरा का बी होगा वो सही हो जाएगा। तो पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न से क्या सीखे, तो आपको इन चारों को याद कर लेना है बस। अब सीखा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं गीतांजलि, नोबेल प्राइज़ भी मिला था इनको 1913 में। सबसे पहले भारतीय जो लिटरेचर में मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार, वो किनको मिला था, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो ये सब याद कर लेना है। अष्टपदी नया चीज़ हो गया, तो अष्टपदी जयदेव का लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन से सीखने का सबसे प्रभावी कारक है, सबसे प्रभावी बोल दिया है भाई, तो सभी इसके आंसर सही होंगे, लेकिन हमको सबसे प्रभावी, और ऑप्शन में भी आपको देख रहे हो कि 3 ठो ही सही होगा, क्योंकि सभी ऑप्शन में 3 ही सही है। इसमें दिया कितना है, 5, तो 2 ठो को एलिमिनेट कर दीजिए। तो एलिमिनेट प्रेरणा, सरकारी नीति हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा इसको छोड़ेंगे। प्रेरणा बहुत जरूरी है, मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मोटिवेशन वाला आंसर होगा। और उससे भी बेहतरीन ऑप्शन क्या है, रुचि। तो जिसमें डी होगा ना, वो आंसर होगा जी, पक्का। जिसमें क्या होगा, डी होगा। देखिए डी किस में है, तो इसमें है क्या डी, तो ये नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें डी है, इसमें भी डी है, और पहले में भी नहीं है डी, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो सी या तो बी, क्योंकि दोनों में डी है, और मैं बताया कि बी भी होना चाहिए। तो देखिए इसमें डी है लेकिन इसमें बी नहीं है, क्योंकि बी भी आंसर होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी और डी। प्रेरणा होना चाहिए, अभिवृत्ति होना चाहिए, एप्टीट्यूड, और रुचि भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आंसर निकलते जा रहे हैं। ये सब आप पढ़ते जाइए, थोड़ा दिमाग लगाते जाइए, खुद से भी सॉल्व कर दीजिए। आंसर एलिमिनेशन विधि से इजीली फाइंड आउट होता है, और आपको गारंटी देता है कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है, मैं 1 नंबर पा चुका या पा चुकी या पा चुके। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिक्षा शास्त्र के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का, अरे भाई सीखे के लिए क्या चाहिए, सबसे लास्ट में उसमें क्या परिवर्तन आया, क्या वो रियल में सीखा या नहीं सीखा। शुरू में हम किसी चीज़ को चयन करते हैं, जानकारी लेते हैं। देखिए अनुभव प्राप्त करना नहीं भाई, शुरू में अनुभव प्राप्त नहीं करेंगे तो ए होगा शुरू में, वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो ये शुरू में ही ऑप्शन लिख दिया, ए ऑप्शन गलत। इसमें भी दिया है क्या, ए ऑप्शन नहीं, और देखें क्या,
हाँ, तो इसमें देखिए, इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन भी नहीं दिया। अगर मैं ध्यान देना को शुरू में ले तो ध्यान देना चाहिए भाई, लेकिन ध्यान देना वाला ऑप्शन क्या है इसमें दिया नहीं है, दिया ही नहीं है। तो ये अभी फिर से इस वापस चलते हैं, थोड़ा हड़बड़ी कर दिए, क्योंकि ए वाला ऑप्शन 3 में है और सी से शुरू कर रहा है, तो व्यवहार में परिवर्तन नहीं, ये सबसे आखिरी स्टेप होता है भाई, सबसे आखिरी स्टेप होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। सबसे आखिरी स्टेप क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन, उसी को बोलते हैं सीखना। अरे भाई, जैसे कि मेरे को साइकिल सीखना है, तो मैं पहले साइकिल को चलाना नहीं जान रहा था, लेकिन मैं लास्ट में साइकिल के ऊपर बैठ के आपको चलता हुआ नजर आऊँगा, तो पता चल रहा है कि पहले इस तरीके से था, अब इस तरीके से है। कोई क्या कर रहा है, इंग्लिश में बोलना नहीं जान रहा था, लेकिन जब इंग्लिश का सीखा तो वो बाद में इंग्लिश बोल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ चुका है, दिख रहा है। तो सबसे लास्ट में जो व्यवहार में परिवर्तन होगा ना, वही इसका आंसर होगा जी। तो सी है क्या किसी के लास्ट में? सी है क्या कहीं लास्ट में? देखिए, सी भी नहीं दिख रहा है भाई। हाँ, तो शुरू करते हैं अब। अनुभव प्राप्त करना, और जैसे अनुभव प्राप्त होगा फिर हम उसको क्या करेंगे, उस प्रक्रिया से गुजरने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई, करने की कोशिश करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें ध्यान देंगे या तो प्रतिक्रिया देंगे। हाँ, प्रतिक्रिया देंगे। और लास्ट में ना व्यवहार परिवर्तन, तो देखिए जिसमें लास्ट में होगा तो ये है इसका सही आंसर। क्यों? सी के बाद डी दिया हुआ है, प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया को बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक 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 लास्ट में आता है। तो फीडबैक किसको बोलते हैं? जैसे आप लोग सब कुछ काम किए, आपको समझ में आया, तो बोलते हैं ना कि अरे वो काम कर देना, और ज़रूर बताना कि वो काम आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, तो वही होता है फीडबैक। तो फीडबैक लास्ट में देंगे। फीडबैक क्या करेंगे? लास्ट में देंगे जी। तो ये डी वाला ऑप्शन आखिरी में सही हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले सी। तो क्लियर हुआ? ये सब आपके दिमाग से खुद से बनाना रहता है ये सब प्रश्न को। शिक्षण की समझ के स्तर की संरचना। हाँ, फिर से थोड़ा सा रुकिए भाई। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखे? तो ये सीखे कि ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करते हैं, और हमको पता होना चाहिए कोई भी काम करते हैं तो हमको पहले उसके बारे में नॉलेज, और लास्ट में उसको परिणाम, रिजल्ट, निष्कर्ष, फीडबैक, ये सब लास्ट साइड रहेंगे। तो जो बीच बीच में शुरू में दिया होगा तो वो सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? कितना समय हो गया? बिल्कुल, हम लोग अब 44 का कांटा फिट बैठ गया है जी। 44 मिनट लगता ही है अपन को, 44 मिनट लगता है। 44 मिनट हम लोग कर लेते हैं। तो शिक्षा शास्त्र के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया निम्नलिखित। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं। शिक्षण की समझ के स्तर की संरचना को, फिर से वही बात बार बार आ रहा है, तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सबसे पहले क्या होता है? अन्वेषण करना, प्रस्तुतिकरण करना, आत्मसात करना, सस्वर पाठ, संगठन। इसको कैसे लिखोगे? तो लास्ट में सबसे क्या आता है? ई। लास्ट में क्या आता है? ई। तो ई देखिए, तो सब में दिया है भाई, ये तो क्लियर हो गया। तो प्रस्तुतिकरण शिक्षण की समझ के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले, ये हिंदी में दे देता, मेरे को भी दिक्कत हो जाता है। आत्मसातीकरण लास्ट में होगा। आत्मसातीकरण क्या होगा? लास्ट में। ए बी सी, ए फिर बी फिर सी फिर डी। ये एकदम सही है जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। ए बी सी डी बिल्कुल सही है। इसका क्या हो जाएगा? सही है। ठीक है, मेरे हिसाब से सही है बिल्कुल। चलिए, 78 नंबर क्या बोल रहा है? एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक कौशल का, फिर से बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या होना चाहिए? तो विषय की पकड़ होना चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए, शिक्षण विद्युत ज्ञान होना चाहिए, लगातार आत्मूल्य। ये भी बिल्कुल क्रम से जमा हुआ है भाई। ये भी क्या है? बिल्कुल क्रम से जमा हुआ है। मेरे क्यों लग रहा है 78 में थोड़ा सुधार का आवश्यकता है जी। थोड़ा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको। इसका सही आंसर ई वाला होगा, ये तो सही है। डी में क्या बोल रहा है? आत्मसात करना। हाँ भाई, आत्मसात तो आप लास्ट में ही करोगे, सही बात है, यही होगा इसका आंसर सी। ठीक है, सही है। 77 हो गया, 78 हो गया। 79 क्या बोल रहा है? शिक्षण में छात्रों की विविध आवश्यकताओं को समझने के लिए शिक्षक को किन किन कारकों पर ध्यान देना चाहिए? तो क्या ध्यान चाहिए? प्रत्येक छात्र के सीखने, हाँ इसमें देना चाहिए। छात्र को व्यक्तिगत रुचि, इसका भी होना चाहिए। सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाने पर जोर देना, बिल्कुल नहीं। सी वाला ऑप्शन गलत है। तो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, और इसमें भी सी है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ए बी डी। अब पढ़ लीजिए। ए तो सही लगा था, बी भी सही लगा था, और डी को ही पढ़ लें। समूह और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण शैली में परिवर्तन करना, फ्लेक्सिबल लाना, लचीलापन लाना, ये बिल्कुल सही है। देखा कितना इजीली आंसर निकलता है सर, आप लोग देखते जाइए। 80 क्या बोल रहा है? लास्ट क्वेश्चन होगा।
कक्षा में भाषण के तत्वों को क्रम में, तो आपको सबको पता है कि अगर आप लोग को भाषण लिखने को बोले, पहले हम लोग प्रस्तावना करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, निष्कर्ष में पहुंचते हैं। तो इसका राइट ए शुरू में होगा वो सही होगा, और लास्ट में ई। तो ए और ई, तो जो शुरू में ए और ई, इसमें ए है ही नहीं है, इसमें भी ए नहीं है, ए वाला सही होगा, और लास्ट में ई। तो इसमें ए तो है लेकिन ई नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो क्लियर हो गया यहाँ तक बात। 80 क्वेश्चन हम लोग कर लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं। आप लोगों को शायद अब पता चल रहा होगा कि कितना ये लेटेस्ट है ना। ये तो बीएड का है, जो 12वीं वाले हैं सोचिए वो तो डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इसको बीएड वाले को भी बोल रहा हूँ कि सब कुछ क्वेश्चन लगा दीजिए। आपका खुद देखिएगा पेपर आपको इतना ईजी लगने लगेगा ना, जब पेपर हाल में बैठो विदाउट, मन में आपको विश्वास आएगा कि क्वेश्चन आया कौन सा, ये आएगा ना, वो आएगा, क्या आपको ऑप्शन में देगा, ये ऑप्शन में देगा, हम सब कुछ करके ले जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं हिंदी को नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा सा हो रहा है ज़्यादा। तो 40 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो 2 मिनट में आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है जी, आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, और पूरा मेरे को यकीन है कि जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, और मेरा जो इस तरीका है पढ़ाने का, मैं बोला ना कि आपको एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो दूंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको मैं ना क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग करा रहा हूँ भाई, आपको सिर्फ वार्म अप करा रहा हूँ। अभी तो मैं आपको ट्रेन से पटरी पे सिर्फ ला रहा हूँ कि आप अभी किस तरीके से पढ़ना है, धीरे धीरे समझना है चीज़ों को। आप उस चीज़ को मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी आप मास्टर हो जाएंगे, यकीन करिए आप लोग एकदम मास्टर हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन देखते ही ना आपके माइंड में आ जाएगा इसके ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया होगा 100%, और वही मिलेगा आपको। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को एक एक लाइन को जो मैं बोलते जाता हूँ उसको नोट करते जाइए, बार बार रिवीजन मारते जाइए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ तक कि आप सीजी टेट और शिक्षक भर्ती वाला पेपर का आप कर लेना सीडीपी, आपका आंसर 100% आएगा। ठीक है, तो बस अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, एंजॉय करिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। पढ़ाई एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलते रहता है जी, एक दिन में आपको क्लियरिटी नहीं आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सब लगातार मेहनत करेंगे और कमेंट भेजिए भाई। आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, प्रतिक्रिया आप लोग नहीं दे रहे हो, मेरे नंबर में आप लोग उसको भेजिए। मैं प्रीवियस क्लास में नंबर दे दिया हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही भाई। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।